हम लोगों ने अपने जो पुराना वीडियो था उसमें देखा था कि द्विघात बहुपद के सभी संभावित ज्यामितीय रूप क्या क्या होते हैं, उसी को, क्योंकि इसी पर जो क्वेश्चंस हैं कई बार इसी पर आ जाते हैं और हमारे जो हमारा सिलेबस है उसमें द्विघात बहुपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें ये कुल मिला के इतनी ही संभावनाएं बनती हैं, ये 3 संभावनाएं ही हैं कुल मिलाकर के, बस यही बनती हैं। तीसरी संभावना है आपकी ये। तो क्या हो रहा है, पहली बार में देखिए कोई जो उसका ज्यामितीय रूप है किसका, द्विघात बहुपद का, वो इस तरह से होता है, वो जा रहा है, ये x अक्ष मान लिया, ये y अक्ष मान लिया, तो x अक्ष को ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट कर रहा है, तो ये एक आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये कोई दूसरा बहुपद है लेकिन ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है और अलग अलग जगह पे काट रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके शून्य क्या होते हैं, इसके जीरोस क्या होते हैं, 2 भिन्न भिन्न शून्यक होंगे। कौन कौन से, देखिए जब ये आपका द्विघात बहुपद है तो एक तो यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, जब ये वाला है तो एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, ये एक बहुपद था कोई भी, तो देखिए यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न शून्यक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को यही बात करनी है, तो हमें समझ में आ जाता है। ऐसा दूसरी बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे आया और इसने बस एक ही जगह पर टच किया, तो यहाँ पर एक ही आपको शून्यक दिख रहा है, तो इसको बोल सकते हैं एक शून्यक। लेकिन हम लोग सोचते क्या है और कहते हैं कि उसका भी एक कारण है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये 2 बिंदु जैसे जैसे ये नीचे होता जाएगा, मान लीजिए ये आप इसको धीरे धीरे नीचे खिसकाना स्टार्ट करो, तो ये दोनों बिंदु जो है ना वो क्या हो जाएंगे, पास आते जाएंगे और एक स्थिति आएगी कि ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु रह जाएंगे। तो जब दोनों बिंदु मिला करके एक ही बिंदु रह जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संपाती बिंदु। कैसे बिंदु, संपाती, तो 2 कोइंसाइड कर जाना मतलब एक ही जगह पर पहुंच जाना। तो ये 2 बिंदु थे, आपने ऐसा पैराबोला था, ये पैराबोला ही वैसे इसका जो रूप होता है उसको पैराबोला बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये जो भी शेप है, जो भी आकृति है, उसको जैसे जैसे आप टच एक ही जगह पर टच करना जाएगा तो दोनों बिंदु जो है वो पास आते चले जाएंगे। कौन से 2 बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये 2 बिंदुओं की, ये 2 बिंदु अगर पास आते जाएंगे और जब मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति कब हो रही है, जब ये सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को टच कर रहा है, और जब x अक्ष को टच कर रहा है एक ही जगह पर, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं 2 बराबर शून्यक। मतलब एक ही बिंदु है ना, तो 2 शून्यक है लेकिन दोनों ही 5, मान लो ये देखिए नेगेटिव x अक्ष में है, मान लो ये -5 हो, तो हम लोग बोलेंगे कि x बराबर -5 ही इसका एक शून्यक है। तो ये एक तो उत्तर ये हो गया। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है, बोलते हैं 2 इसके शून्यक हैं और दोनों ही -5 हैं। ठीक है, अब -5 और -5 ये एक ही होता है, मैथ्स में एकदम आइडेंटिकल चीजें चलती हैं। ये वाला -5 इस वाले -5 से कुछ अलग तो है नहीं, एकदम सेम है, तो इसलिए इसको बराबर भी बोला जा सकता है। तो 2 बराबर शून्यक हैं या 2 संपाती बिंदु। क्यों, क्योंकि ये दोनों बिंदु आकर के एक ही जगह पर मिल गए। तो दूसरी स्थिति जो बनती है वो इस तरह की बनती है इस वाले में। और इस वाले जो ये जो है आपका ज्यामितीय रूप किसका, द्विघात बहुपद का, उसका भी ये एक जगह पर ही टच कर रहा है और इसीलिए इस वाले द्विघात बहुपद के भी 2 बराबर शून्यक होंगे या फिर एक शून्य कहा जा सकता है। और जो तीसरी स्थिति थी, तीसरी स्थिति में कोई वास्तविक शून्यक नहीं मिलेगा। आप लिख दोगे कि कोई शून्यक नहीं है वो भी चल जाएगा, लेकिन जो रियलिटी है, आप उच्च शिक्षा में जाओगे, जब उच्च कक्षा में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बोलना ज्यादा सही है कि कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कहीं पर काट ही नहीं रहा है इस लाइन को, ना ये कट कर रहा है ना ये कट कर रहा है, तो जब कोई भी कट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 ही स्थितियां बनती हैं, कब, जब द्विघात बहुपद के हम ज्यामितीय रूप को देखते हैं कि x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है और कहां पर नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने इसी चैप्टर में आगे कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी हमारा बहुपद होता है उसमें हर बहुपद में x या x स्क्वायर के टर्म्स में होगा। जब x स्क्वायर के टर्म्स में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जब x सबसे बड़ी घात होगी यानी कि x की घात 1 ही सबसे बड़ी घात होगी तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन इसमें उनके जो गुणांक होते हैं उसका क्या महत्व होता है, उसका कुछ लेना देना होता है किससे, उसके शून्यक से। ये समझेंगे हम लोग अपने इसी वीडियो में। हम लोगों ने पहले देखा था कि कक्षा 9 में देखा था कि कोई भी जो हमारा एक रैखिक बहुपद होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम लिख देते हैं ax + b। ठीक, अब अगर हमें इसके शून्यक निकालने होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपका बहुपद है वो शून्य के बराबर कर दो, और यहां से अगर आप शून्य के बराबर इसको कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, x, आपको ax मिल जाएगा ऋण b, और x क्या मिल जाएगा, ऋण b/a। यानी कि जब आप इस रैखिक बहुपद का क्या निकाल रहे हो, शून्यक निकाल रहे हो, तो आपको x का मान क्या निकल रहा है, क्या मिल रहा है, -b/a, यही तो मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रैखिक बहुपद है
इसमें x का जो गुणांक है और उसके बाद से जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर राशि है, उनका कोई ना कोई लेना देना हो रहा है किससे? शून्यक से। तो क्या ऐसा जब रैखिक की जगह द्विघात बहुपद होगा तब भी ऐसा कुछ होगा? हम इसको करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक बहुपद है द्विघात 2x² - 8x + 6, और कक्षा 9 में याद करिए जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला पद है, उसको तोड़ करके हमें इसका गुणनखंड करना आता है। हम इसको कैसे तोड़ा करते थे? हम ऐसे तोड़ते थे कि जिन भी हिस्सों में इसको तोड़े रहेगा तो -8x ही, क्योंकि आप -8 को ही तो तोड़ रहे हो, -8x को। तो -8x क्या हो सकता है? -4x हो सकता है, -5x -3x हो सकता है ना। तो किस तरह से तोड़ना है कि उसका जो गुणन है वो इसके और इसके गुणन के बराबर रहे। तो आप 6 से 2 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 12। तो 12x² मिलना चाहिए। तो 12x² कैसे तोड़ सकते हो? इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है 2x² - 6x - 2x। अब सोचिए -6x का -2x में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 भी मिल जाएगा और x² भी मिल जाएगा और धन का भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा हुआ है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमारा जो पिछला 9th क्लास का वीडियो है उसको देख लीजिएगा, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मिडिल टर्म जो होता है उसको तोड़ना सीखा था ना। अब इसमें क्या हो गया? ऋण 8x है, और इसको कैसे तोड़ेंगे? हम लोगों ने देखा था इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि 6 दूनी 12x² हो जाए, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2x आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा? x - 3। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है, तो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, फिर आपको मिल जाएगा x - 3। अब यहां से क्या हो जाएगा? 2x, देखिए x - 3 कॉमन है दोनों में, तो आप x - 3 कॉमन ले लो। मैं पहले 2x - 2 कर दे रहा था, 2x - 2 कर दे रहा था, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे आपने x - 3 कॉमन लिया तो आपको पहले क्या मिल रहा है? 2x। यहां से क्या मिल रहा है? -2, यानी कि 2x - 2 ये आपको मिल गया। अब हम लोगों ने बात की थी किस चीज की? कि हम लोगों को तो शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। और शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है जहां पर बहुपद का मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए। किसका? बहुपद का। और बहुपद क्या है? px। px किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? 0 के। लेकिन राजा बाबू ये जो है क्या 2x² - 8x धन 6, ये इसके बराबर भी तो है, क्योंकि इसी के तो ये गुणनखंड है। हम लोगों ने कब कक्षा याद करिए पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 15 को आप क्या 3 × 5 लिख सकते हो ना। तो 3 × 5 जो लिखा हुआ है वो भी तो 15 ही लिखा हुआ है। ऐसे ही 2 गुणनखंड हैं, उनका आपने गुणा कर रखा है, तो वो भी तो इसी के बराबर है। और अगर ये 0 के बराबर है तो इसको भी हम 0 के बराबर करके देख सकते हैं, और इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब आ जाती है दूसरी बात क्या आ जाती है कि अगर कोई भी संख्या है, ये कोई भी रैंडम संख्या लिखी हुई है, 1,72,000 लिखा हुआ है, इसमें आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको 0 मिल जाता है कि नहीं? किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या मिलता है? 0, 0। और इससे हमें क्या समझ में जाता है कि अगर ये कुछ भी हो, 2x - 2 का कुछ भी मान हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, और अगर ये 0 हो जाए तो इसमें आप 0 से गुणा करोगे तो 0 मिल जाएगा ना। इसका मतलब ये 0 तब हो जाएगा जब x - 3 का मान 0 हो, और यहां से आपको x क्या मिल जाएगा? 3। तो आपको एक शून्यक तो मिल गया। क्यों? क्योंकि x जब 3 के बराबर होगा तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब ये पूरा 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब यही तो बहुपद है, तो बहुपद 0 के बराबर हो जा रहा है। और वही तो आपको चाहिए, ऐसा x जिस पर ये 0 के बराबर हो जाए। ठीक, अब क्या हो सकता है? जैसे आपने बोला कि सर x - 3 आपने बता दिया, लेकिन x - 3 की जगह अगर 2x - 2 0 हो जाए और ये कुछ भी हो तब भी तो 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? 2x - 2 बराबर 0, यानी कि 2x - 2 बराबर 0। तो यहां से 2x आपको मिलेगा 2 और x मिल जाएगा 1। ये आपको क्या मिल गया? दूसरा शून्यक। क्या मिल गया? दूसरा शून्यक। लेकिन राजा बाबू हेडिंग क्या लिखी है अपनी? हेडिंग लिखी हुई है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट्स, और शून्य को बोलते हैं जीरोस। यहां से क्या समझ में आया? यहां से कुछ समझ में नहीं आया। यहां से अभी तक इतना समझ में आया कि शून्य तो हमें मिल चुके हैं, और हमें पता क्या करना है कि संबंध पता करना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है। हम लोगों ने जब रैखिक समीकरण की बात की थी तो एक ये कोफिशिएंट था और एक ये कोफिशिएंट था। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर है, स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं। और ये क्या है? ए है x का गुणांक। यहां पर इसकी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, किसकी? किसी भी द्विघात बहुपद की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो उसको हम लोग आमतौर पर किसी भी तरह का द्विघात बहुपद होगा उसको लिखा जा सकेगा, उसको लिखते हैं ax² धन bx धन c।
इसमें a, b और c ये है गुणांक। अच्छा, अब a, b, c किसके गुणांक हैं? द्विघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या गुणांक है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2, 2। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब तो मैंने दिखाई दिया है, अब तो सारे लोग देख सकते हैं। जिसको अभी भी नहीं देखा वो अब नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब बताओ x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 8 नहीं है। कुछ लोग 8 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऋण 8 है ना। और c क्या है? देखिए धन c लिखा हुआ है, यहाँ पर +6 है, तो c जो है वो 6 के बराबर है। तो देखिए b आपका हो गया -8, c हो गया आपका 6। तो ये क्या हो गया? अभी भी आप कहेंगे आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। आपने गुणांक बता दिए क्या है, आपने शून्य निकलवा दिया, लेकिन हमें तो शून्य और गुणांकों में संबंध की बात कही गई है। अब इसमें क्या करते हैं, शून्यकों को जोड़ के देखते हैं। एक शून्य कितना है आपका? 3 और 1 है 1, तो 3 और 1 आपने जोड़ दिया, कितना मिला? 4। अच्छा, एक चीज और करके देखो, जो आपका b है उसमें आप a से अगर भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऋण 4। -8 में आप 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? ऋण 4। लेकिन अगर आप ऋण b में a से भाग दो तो आपको क्या मिल रहा है? ऋण है और b क्या है? ऋण 8 है। इसमें आप किससे भाग दे रहे हो? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 8/2, क्योंकि ऋण और ऋण धन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4। और इसका मतलब ये हुआ कि क्या शून्यकों का जो योग है वो x का जो गुणांक होता है उसको आप -1 से गुणा करो और जो x स्क्वायर का गुणांक है उससे भाग दो। देखो मैंने क्या बोला कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना था? -8, उसमें आप -1 से गुणा करो। ये -1 से गुणा ही तो किया गया है, -1 बाहर लगा दो तो -1 से गुणा ही है वो, और उसमें आप एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दो, तो जो आपको मिल रहा है वो शून्यकों के योग के बराबर होगा क्या? अगर आपने यहां से ये देख लिया कि हाँ इसके बराबर तो हो रहा है, तो क्या यह हमेशा बराबर होगा? यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा बराबर होगा, लेकिन आपको यहां दिख रहा है कि यहां तो ऐसा हो रहा है, यहां पर तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज करके देखते हैं, शून्यकों का गुणा निकालते हैं। गुणा किया, ठीक है, गुणनफल क्या होता है वो करके देखते हैं। 3 है और 1 है, 3 और 1 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन यहां पर जो ये वाला पद है कांस्टेंट टर्म है, कौन सा? जो अचर है, उसमें आप एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दो तो क्या हो जाएगा? 6 में आप 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? ये है आपका c/a, c में 1 से भाग दे रहे हो, c/a, वो भी आपको 3 मिल रहा है। तो ऐसा यहां से देख करके लगता है कि यार ऐसा हो सकता है। अभी हम कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया? अच्छा देखो, समझो, घबराने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा यार कि सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरण की बात की। रैखिक समीकरण तो क्यों? क्योंकि हम इसको शून्य के बराबर कर रहे हैं, तो एक समीकरण बन गया। ये सिर्फ रैखिक बहुपद है, जब इसको किसी के बराबर कर दोगे तो समीकरण बन जाएगा। और इस समीकरण में हमने देखा कि यार अगर हम इसका क्या निकालने होते हैं, शून्यक निकालने होते हैं, तो हमें इसको शून्य के बराबर करना पड़ता है। हमने कर दिया। वहां से हमें x क्या मिला? वहां से हमें x मिल गया -b/a। और यहां से हमें ऐसा लगा कि यार देखो, हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको हम देख करके ही, ये वाला जो पद है उसमें हम इससे भाग दे रहे हैं माइनस लगा करके, तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जा रहा है? हमें सीधे सीधे शून्यक मिल जा रहा है। तो ऐसा क्या एक घात से बड़ा यानी कि 2 घात वाला कोई बहुपद है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में भी ऐसा कुछ होगा क्या कि द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनका कुछ महत्व है क्या? उनका कोई रिलेशन है क्या जो उसको शून्य निकल करके आते हैं? तो हम लोगों ने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक प्रयोग करके देखा, एक उदाहरण लेकर के देखा, और उस उदाहरण में हमने इसको किसके बराबर तोड़ने की कोशिश की? हमने इसके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की, इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश की, और वो हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, ये -6 -2x कर दिया। यहां से हमें गुणनखंड मिल गया, एक ये और एक ये। और इसको हम 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं यार। तो शून्य तब निकलता है जब पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करो, और ये एक ही चीज तो है, क्योंकि ये क्या है? उसके गुणनखंड है। 15 क्या होता है? 3 × 5 भी तो लिख सकते हो, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका ये गुणनखंड है और ये 0 के बराबर है, तो इनमें से कोई भी पद 0 के बराबर होगा तो गुणांक जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में, ये देखो, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? यहां से हमें x मिल गया 3 और दूसरी बार मिल गया x 1। इसका मतलब एक गुणन इसका, एक शून्य 0 आ गया, सॉरी एक शून्य जो है वो 3 आ गया और एक शून्य इसका 1 आ गया। ये हमने यहां तक कर लिया। अब हमने कहा कि हमें तो क्या करना था? गुणांकों में संबंध निकालना था। गुणांक क्या क्या थे? 2 था, -8 था और 6 था। अब हम लोगों ने जब ये देख लिया और एक बार ऐसे करके देखा कि यार इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो हमें मिल गया 4। लेकिन मैं कहा यार 4 तो इसके बराबर भी हो रहा है, किसके? -8 में आप 2 से भाग दे दो, और -8 में पहले -6 से गुणा किया, यानी कि -b, क्या लिखा?
माइनस ऑफ बी अपॉन ए, इसकी जो वैल्यू है वो दोनों शून्यकों के योग के बराबर आ गई। और ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि इस टर्म में इससे भाग दो, यानी कि क्या करो, सी अपॉन ए, वो देखा कि दोनों शून्यकों के गुणा के बराबर आ गई। इसका मतलब ऐसा कुछ रिलेशन है क्या, है कि नहीं है? इसी को हम लोग एक और उदाहरण लेकर के करेंगे और वास्तव में आपको सच्ची बात बताऊं ना, ये है, ऐसा ही होता है। लेकिन एक और उदाहरण करके देखते हैं कि हाँ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको थोड़ी संतुष्टि हो जाए और फिर हम लोग अलग तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमेशा ही सही है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम जनरलाइज प्रूफ भी करेंगे। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? देखो जनरलाइजेशन क्या होता है ना, जनरलाइजेशन बड़ी खतरनाक चीज है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज हमेशा ही सही हो, हमने कुछ भी मान लिया। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझ लो ना, एक होता है सामान्यीकरण, बोलते हैं उसको। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है यार? सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जो चीज हर स्थिति में लागू होगी, हमेशा ही लागू होगी, वो भी हम करके देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ऐसी संख्याओं का एक उदाहरण लेकर के इसको सीधे करके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल भी तुरंत करते हैं। ठीक है, ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इसमें मजा आएगा और एक बार समझ लोगे आप तो भूलोगे नहीं, है ना? इसलिए इसको दूसरा भी करके देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।